तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ड्राइवर की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। मेरा नाम भरत चौहान है। मैं एक लोको पायलट हूँ, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब मुझे खुद के पर्सनल खर्चे के लिए भी अस्पताल की एम्बुलेंस गाड़ी चलानी पड़ती थी। और इस एम्बुलेंस को चलाते चलाते मेरा सामना एक ऐसे हादसे से हुआ जिसके बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी और फिर तब जाकर मेरी लोको पायलट की जॉब लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही दौर की है जब मैं एम्बुलेंस चलाया करता था। ठंड का समय था और इन दिनों चांदनी रात भी थी। चांद की रोशनी चारों तरफ छाई हुई होती थी, तो ऐसे में मुझे एम्बुलेंस चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। रात के लगभग 10:30 से 11 बज रहे थे और इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा कि अस्पताल से फ़ोन आ रहा था। फिर जब मैंने फ़ोन पर सारी बात की तो मुझे पता चला कि एक आदमी की डेड बॉडी को मुझे अर्जेंटली लेकर निकलना होगा और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर उसके घर पर डिलीवर करना होगा। ये काम कतई भी आसान नहीं था, लेकिन वो मेरी जॉब थी तो मजबूरी में मुझे वो काम करना ही था। फिर उसके बाद मैं उस कपकपा देने वाली ठंड में अपनी गर्म कंबल से बाहर निकला और सीधा एम्बुलेंस में जाकर बैठा और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि अस्पताल के मुर्दा घर से उस आदमी को लाया जा रहा था जिसकी थोड़ी देर पहले ही मौत हो गई थी। फिर उस आदमी को एम्बुलेंस में लेटाया गया और ऊपर से आज मेरे साथ मेरा कोई सहकर्मी भी नहीं था। जब मैंने अस्पताल के लोगों से अपने साथ चलने की बात कही तो कोई भी नहीं माना। फिर क्या था, मैं एम्बुलेंस को लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला था और ऊपर से यहाँ आसपास उस आदमी का कोई भी घर वाला मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। पर मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और जल्दी से जल्दी उसको उसके घर पहुंचाने की कोशिश में जुट गया। अब मैं नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस को भगा रहा था, पर इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि पीछे वाले केबिन से किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई थी। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि सफ़ेद लिबास में लिपटा कोई आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था। ये वही कफन था जिसे लेकर मैं यहाँ तक आया था। एक बार के लिए तो मेरे दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मुमकिन ही नहीं था। अब तो मेरे लिए भी एम्बुलेंस को चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं जितने अच्छे से उसको चलाने की कोशिश करता तो उतना ही मेरा कंट्रोल खराब होता जा रहा था। मैं बार बार पीछे की तरफ देखता तो वो आदमी मुझे वहीं पर बैठा हुआ नजर आता। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, ऐसा पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए अब मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं थोड़ा और आगे तक गाड़ी को चला सकूं। फिर मैंने गाड़ी को साइड में रोक दिया और मैं नीचे उतरकर सीधा पीछे वाले हिस्से की तरफ पहुंच गया। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। फिर जैसे मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो आदमी सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था और एम्बुलेंस के पीछे वाली चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप तो जिंदा हो? मेरी बात को सुनकर वो आदमी एक बार के लिए मुझे ही घूर कर देखने लगा। मैं उस आदमी के चेहरे को साफ साफ देख सकता था कि वो आदमी देखने में तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था और उसका चेहरा भी काफ़ी सामान्य फील हो रहा था। ऐसा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आदमी किसी हादसे का शिकार हुआ हो। फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? पर उसके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास में नहीं था। लेकिन जो बात मुझे बताई गई थी उन सभी को मैंने उस आदमी के सामने बताते हुए कहा कि मुझे तो सिर्फ आपको लेकर आपके ही घर जाना है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, अरे तुम हॉस्पिटल वाले ऐसे होते हो, बिना मरने वाले इंसान को भी मृत्यु घोषित कर देते हो। उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। लेकिन फिर उस आदमी ने कहा, देखो भाई साहब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो एक बोतल पानी का इंतजाम कर सकते हो? फिर मैंने गाड़ी में रखी बोतल उठाकर उस आदमी के पास ले आया तो उसने बोतल का ढक्कन खोला और फिर वो पानी पीने लगा। इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो वो कोई अननोन नंबर था। फिर मुझे पता चला कि ये इस आदमी के बेटे का फ़ोन था। फिर मैंने उस आदमी के बेटे को सारी बात बता दी, पर मेरी बात सुनकर उसने कहा, भला ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? ऐसा होना इम्पॉसिबल है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पापा के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। फिर उसने बताया कि वो बस थोड़ी ही दूर है और वो मेरे पास पहुंचने वाला है।
तो मैंने उसको अपना एड्रेस भी बता दिया था। फिर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, तब तक आपका बेटा यहाँ पर पहुँचता ही होगा। वो एक बार के लिए मेरी तरफ देखता ही रह गया और फिर उसके बाद मैं ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे बुलेट के डग डग की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बाइक सीधा एम्बुलेंस के पास आकर रुकी और उसके ऊपर से एक लड़का उतरकर सीधा मेरे पास पहुंचा। पर उस वक्त मैं एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उस लड़के के आते ही उस लड़के की तरफ भागते हुए कहा, अरे भाई तुम लोग अपने पिताजी को जीते जी कैसे मार सकते हो? मेरी बात सुनकर वो लड़का मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसके बाद उसने कहा, चलिए आप मेरे साथ चलिए और मुझे अपने पापा से कुछ बात करवाइए। फिर मैं उस लड़के के साथ साथ गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया। फिर मैं जैसे एम्बुलेंस के केबिन में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो आदमी उस सीट के ऊपर लेटा हुआ था, पर वो आदमी कोई भी हरकतें नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा, अरे भाई साहब उठिए, देखिए ना आपका बेटा आया है। लेकिन उसने एक बार भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी बार भी उसे यही आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब जरा उठो तो सही। लेकिन फिर से उसकी तरफ से उसकी आवाज़ ही नहीं आई। वो लड़का मुझे घूर कर देखने लगा जैसे कि वो मुझे गुस्से में आकर कच्चा ही चबा जाएगा। तभी मैं उस आदमी के हाथ पैर को टटोलने लगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उस आदमी का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था और वो काफ़ी अकड़ा हुआ था। फिर मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा दिया, पर जैसे मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो मेरा पूरा बदन जैसे डर से कांप गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूँ वो वास्तविकता है। तो मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा जला हुआ था। काले पड़े उसके चेहरे को देखकर मेरी तो हवाएं निकल रही थी। जैसे ही मैं उस लड़के की तरफ पलटा तो उसने कहा, अरे भाई साहब नशा करके गाड़ी चलाते हो क्या? कुछ भी बकवास करते हो? लेकिन मैं उसके सामने अपनी सारी बातों को जाहिर करने में लगा हुआ था। तभी उस लड़के ने कहा, अच्छा तुमने तो बोला था कि इन्होंने पानी पिया था, पर वो बोतल तो पूरी भरी हुई है। जैसे ही मैंने पानी की बोतल को देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने पानी पिया था, पर फिर ऐसा कैसे हो सकता था? तभी मैंने देखा कि वो पानी की बोतल पूरी ऊपर तक भरी हुई थी और उसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ था। फिर वो लड़का मेरे ऊपर बरसते हुए बोला, देखो भाई साहब इस तरह किसी को परेशान मत करा करो, मैं आपकी शिकायत हॉस्पिटल वालों से ज़रूर करूँगा। और इतना कहने के बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से निकल गया और वो अपनी बुलेट लेकर वहाँ से रवाना हो गया। अब मुझे अंदर अंदर बेचैनी हो रही थी कि आखिर मैं ये कहाँ पर फंस गया हूँ। किसी तरह मैंने हिम्मत की और एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर एम्बुलेंस को चलाने लगा। घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। मैं लगभग 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था, लेकिन गाड़ी के अंदर खामोशी झोंकी तो बनी हुई थी। गाड़ी का वो सन्नाटा जैसे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस लाश को डिलीवर करना था। पर हैरानी तो इस बात की थी कि इस पूरे रास्ते में उस एक घटना के अलावा मेरे साथ कोई भी दूसरी घटना नहीं घटी। फिर मैंने उस डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी गाड़ी से नीचे उतरवाया और उसके बाद मुझे जल्दी से वापस घर भी जाना था। अब तक रात के 2:30 बज चुके थे और अभी भी लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ था। वैसे भी ठंड के समय में गाड़ी चलाने में कोहरा और भी ज़्यादा परेशान करता है, पर फिर मैंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी का टर्न लिया और फिर वहाँ से निकल पड़ा। उस लाश को अपनी गाड़ी से उतारने के बाद मेरी सांस में सांस आई थी। मैं गाड़ी को भगाता हुआ अब तक काफ़ी दूर आ चुका था, पर मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन मेरी एक गलत फहमी बस कुछ ही सेकंड के अंदर दूर होने वाली थी। अभी मैं नेशनल हाईवे से सटी हुई एक कच्ची रोड पर था। उस रोड के ऊपर मुझे दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एम्बुलेंस में मौजूद शीशे में मुझे पीछे कुछ नजर आ रहा है। पर मैंने जैसे ध्यान से देखा तो वहां का नज़ारा एकदम खाली नजर आता। थोड़ी देर के लिए तो मैं बार बार ऐसा ही करता रहा। एम्बुलेंस की रफ्तार भी तेज गति से बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी भी समझ से परे था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एम्बुलेंस की रफ्तार अपने आप ही कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एम्बुलेंस के अंदर कोई गड़बड़ हुई थी। मैं गाड़ी को संभालना तो चाहता था, लेकिन इस जोरदार अंधेरे में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी से नीचे उतर सकूं। और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई और गाड़ी के बंद होते ही मैं भी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में ही पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई साहब मैंने आपको बोला था ना कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए।
जैसे मैंने पीछे घूम कर देखा तो मेरी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही लाश थी जिसको मैं थोड़ी देर पहले डिलीवर करके आया था। उसका चेहरा एकदम नॉर्मल लग रहा था और देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई बला है। मेरे पास अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो अंत में थक हार कर मैं तुरंत ही एम्बुलेंस से नीचे उतर गया और फिर उस ठंड भरी रात में सड़क पर पैदल पैदल भागने लगा। एम्बुलेंस वहीं सड़क के बगल में खड़ी थी और मैं उससे बहुत दूर आ गया था। भागते भागते मैं एक होटल के पास पहुंचा तो उस होटल को देखकर मेरी सांस में सांस आई और फिर मैं जल्दी से उस होटल के गार्ड के पास पहुंचा। और जब उसने मेरी ये दशा देखी तो उसने इसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मैंने उसे पूरी बात बताई और मेरी बात सुनकर वो भी डर गया, लेकिन इस टाइम पर मेरी बातों का उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर वो मुझे एक रूम में लेकर गया, शायद वो उसी गार्ड का रूम था, और वहां पर ले जाने के बाद उसने मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा तो मैंने भी ठीक वैसा ही किया। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठकर आराम करने लगा और उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब तक सुबह हो चुकी है और मैं उस होटल के बाहर जमीन पर लेटा हुआ था। ये हादसा फिर से मुझे हैरान और विचलित कर रहा था, क्योंकि मैं जब रात को सोया था तो वहां पर एक कमरा बना हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडर जमीन पड़ी हुई थी और दूर दूर तक मुझे कोई भी कमरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये एक ऐसा हादसा था जिसको मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। खैर उसके बाद मैं वहां से उठा और पैदल पैदल मैं अपनी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगा। रात को तो मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब मैंने अपने सहकर्मी को फ़ोन किया तो नेटवर्क भी ठीक से काम करने लगे और फिर मैंने उसे पूरी बात बता दी, पर उसे भी मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर फिर वो मेरे पास पहुंचा और मैंने उसे ठीक उसी जगह पर बुलाया था जहां पर वो होटल थी। फिर उसके बाद जब मैंने अपने सहकर्मी को पूरी घटना के बारे में बताया तो उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसलिए फिर जैसे हम उस होटल के अंदर पहुंचे और वहां की जांच पड़ताल करने लगे, तब उस होटल के मैनेजर ने कहा, अरे भाई किस कमरे की बात कर रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक हमारे होटल के अलावा कोई कमरा भी नहीं है। उसकी बातों से मैं सरासर गलत साबित हो रहा था और शायद मुझे एम्बुलेंस की ड्यूटी से आउट भी किया जाने वाला था, लेकिन उस होटल के मैनेजर के पास खड़ा वही काम करने वाला एक आदमी बहुत देर से मुझे घूर कर देख रहा था। फिर मैं अपने एम्बुलेंस सहकर्मी के साथ वहां से निकला और उस होटल से बाहर निकल गया, पर वो आदमी जो मुझे घूर कर देख रहा था वो भी हमारे पीछे पीछे आया और उसके बाद उसने कहा, देखिए भाई साहब, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी मुलाकात किससे हुई थी। और फिर जाकर उसने बताया कि वो आदमी कई बार यहाँ पर दिख जाता है। इस होटल की जगह पर पहले उसका कमरा हुआ करता था। 10 साल पहले उस आदमी को सरकार के लोगों ने जबरदस्ती यहाँ से निकाल दिया, लेकिन उस आदमी का मोह इस जमीन से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। खैर दोस्तों, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि अब सारा माजरा हमारे सामने था, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में उस लाश का वो ख्याल चल रहा था और मेरी बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में मुझे लगा कि अब मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसी काम में लगा रहता तो फिर वो आत्मा मेरे पीछे पड़ सकती थी। इसलिए मैंने उस दिन के बाद उस एम्बुलेंस के काम को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।